ठीक है, तो आज विल स्टार्ट विथ यूनिक्स। किसी को पता है यूनिक्स क्या होता है या फिर कभी किसी ने यूज किया हो? यस मैम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एक यूनिक्स। एनएस तो यूज किया मैम। ओके, ठीक है। तो देखना, यूनिक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अपना विंडोज वगैरह होता है, मैक होता है, तो वैसा भी ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट विंडोज के लिए तो कभी लेक्चर्स नहीं लिए, तो यूनिक्स के लिए लेने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसी क्या खासियत क्या है इसमें? मैम हेलो मैम। हाँ, मैम एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट। वी कैन टेक इट लेटर निकिता, ठीक है, ओके क्योंकि ओके पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा फिर। ओके मैम, नो इशू। ठीक है, तो देखो, जो मेरे मशीन पे आप देख रहे हो दैट इज अ विंडोज 10 ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, अभी समझ लो मुझे क्या करना है कि किसी लोकेशन पे जाना है, या फिर समझ लो मुझे दिस पीसी में क्या डेटा है वो देखना है। तो मैं क्या करूंगी कि दिस पीसी कहाँ पे आइकन है वो सर्च करूंगी, डबल क्लिक कर सकती हूँ, अंदर जा सकती हूँ। अभी समझ लो मुझे डी ड्राइव पे क्या है वो देखना है, तो मैं फिर से देखूंगी कि डी ड्राइव कहाँ लिखा हुआ है, उस पर डबल क्लिक करूंगी, इसके अंदर मैं मूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इजी है चलाना, किसी को भी अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आता है तो वो इजीली बेसिक बेसिक चीजें मैनेज करके रख सकता है। बट अपना जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ लो कोई ऐसा लैपटॉप है जिसमें यूनिक्स इंस्टॉल्ड है, एंड आप उसे ओपन कर रहे हो, तो आपको कुछ इस तरीके की ब्लैक विंडो दिखाई देती है। ओके, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, समझ लो कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल के अंदर जाना है, कोई डायरेक्टरी कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो आपके पास क्लिक ये ऑप्शन कभी होता ही नहीं है। आपको जो भी परफॉर्म करना है वो सारी कुछ चीज आपको सिर्फ और सिर्फ कमांड्स लिख के करनी होती है। समझ लो फाइल ओपन करनी है तो कमांड है, डायरेक्टरी ओपन करनी है तो कमांड है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो कमांड है। सारी कुछ चीजें आपको कमांड लिख के ही करनी पड़ती है। ओके, और अभी हम लोग यही कमांड्स पढ़ेंगे। सो वी कैन से इट डज नॉट प्रोवाइड any GUI, GUI यानी कि और graphical user interface. So we make use of CLI, CLI यानी कि और command line interface to perform operations. Okay. अभी देखो, पहले तो ये एक चीज समझ लो कि हम लोग टेस्टर्स है, तो उस वजह से हमें यूनिक्स आना नेसेसरी होता है क्या? ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल ही चीज नहीं होती। अभी आईटी सेक्टर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जगह पे यूज करी जाती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस की वजह से। और फिर जब भी वो लोग कोई नया रिसोर्स हायर करते हैं, समझ लो फिर वो टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए है, डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए है, स्क्रम मास्टर है, मैनेजर है, ठीक है, कुछ भी उसका जॉब प्रोफाइल रहे, उसको एटलीस्ट बेसिक यूनिक्स ऑपरेट करने आना चाहिए। समझ लो उन्होंने कोई आपको लोकेशन बोला, और वो लोकेशन पे एक फाइल रखी हुई है, वो फाइल ओपन करके दिखाओ, तो एटलीस्ट इतना बेसिक तो हमें आना ही चाहिए कि उस लोकेशन पे जाना कैसे है, वो फाइल ढूंढनी कैसे है, उसे ओपन कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो जब भी आप अभी इंटरव्यूज फेस करोगे, तो आपको इंटरव्यूज में एक दो तीन सवाल ये यूनिक्स पे आ सकते हैं। ठीक है, फिर वो सिचुएशन में आप अनआंसर्ड ना रहो, तो उस वजह से हम ये कमांड्स पढ़ते हैं, और हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो वी कैन से इन आईटी इंडस्ट्री it is expected that every resource should have at least basic understanding of Unix OS. Okay, and it is irrespective of जॉब प्रोफाइल। ठीक है, जैसे देखना, हम जीरा है, ओके, जीरा टेस्टर्स भी यूज करते हैं, डेवलपर्स भी यूज करते हैं, स्क्रम मास्टर भी यूज करते हैं, आपका बीए भी यूज करता है, सभी यूज करते हैं। ठीक है, इवन आपका जो बिट बकेट गिटलैब वगैरह होता है, ये भी सारों को आना ही चाहिए। दैट इज द बेसिक नेसेसिटी, राइट? तो वैसे ये यूनिक्स भी है, आप टेस्टर रहो, डेवलपर रहो, कोई भी रहो, आपको एटलीस्ट बेसिक तो इसका आना ही आना है।
ओके। अभी देखो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपको कमांड्स आते हैं तो ही आप उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एल्स केस अगर आपको कमांड्स नहीं आते तो आप उसे नहीं ऑपरेट कर सकते। तो ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? कुछ तो इसके एडवांटेजेस रहेंगे, राइट, ओवर आर विंडोज वगैरह। तो देखते हैं कि ये एडवांटेजेस क्या है। सो वी कैन से व्हाई यूनिक्स और इट्स एडवांटेजेस। ओके, सबसे पहली चीज तो कि ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इस पे एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं। सो वी कैन से allows multiple user login at the same time। ओके, उसके बाद अभी मल्टीपल यूजर लॉगिन कर रहे हैं मतलब ऐसे तो नहीं कि सब लोग एक ही काम करेंगे, ठीक है। सो वी कैन से इट अलाउज मल्टीटास्किंग एज वेल। उसके बाद ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हाईली सिक्योर है, ओके, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो वी कैन से प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। उसके बाद समझ लो आपको कोई टास्क दे दिया और वो विंडोज पे करना है और आपको एक 10 मिनट का समय लग रहा है, तो वो यूनिक्स में विद इन 2 मिनट्स हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा आपका जो टाइम रहता है ऑपरेशन परफॉर्म करने का वो रिड्यूस हो जाता है। सो हियर वी कैन से रिड्यूस टाइम टू परफॉर्म ऑपरेशंस। उसके बाद अभी ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये कभी हैंग नहीं होते, मतलब इनमें कभी परफॉर्मेंस इश्यूज वगैरह नहीं होते, और उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करने की, रीस्टार्ट करने की, रिस्टोर करने की ये सारी जरूरतें भी नहीं है। सो वी कैन से हाई इन परफॉर्मेंस एंड लो इन मेंटेनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीजंस की वजह से हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेजरली यूज करते हैं। यहाँ तो कोई सवाल है किसी? नो मैम। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि जब हम कहते हैं कि इट अलाउज मल्टीपल यूजर लॉगिन एट द सेम टाइम, ये किस तरीके से पॉसिबल है? मल्टीपल ब्राउजर यूज किया था। हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ब्राउजर के बारे में बात नहीं कर रहे, या फिर कोई एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। कास्टिंग मल्टीपल स्क्रीन। डिफरेंट कंप्यूटर यूज करते थे मैं, मल्टीपल डिफरेंट यूजर कंप्यूटर लॉगिन यूज करते करते थे एक टर्मिनल। जैसे विंडोज में होता है ना, दो यूजर ऐड कर सकते VMware वर्कस्टेशन में मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते एक ही सिस्टम पे वो ओएस हम इंस्टॉल करेंगे और अलग अलग सिस्टम पे उसके जरिए लॉगिन कर सकते हैं। डिफरेंट एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे पे। login करते हैं। शेयर होती है मैम वो सबके साथ, तो हम करते हैं। तो यूजुअली ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये कोई फिजिकल कंप्यूटर्स नहीं होते, ओके, ये वर्चुअल नेटवर्क पे बने जाते हैं। जैसे कि किसी ने अभी कहा कि वीएमवेयर यूज करके हम इसे करेंगे, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता है? जब आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो वर्चुअल होते हैं, समझ लो किसी क्लाउड पे, एडब्ल्यूएस क्लाउड, गूगल क्लाउड वगैरह ऐसे जगह पे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि टेलीकॉम डोमेन के नोट्स बनाए और वो चाहता है कि बैच में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ये नोट एक्सेस कर पाए। तो इस वजह से क्या किया कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया। फिर आपके बैच में जितने भी 130 120 जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक टाइम पे वो डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? यस। यस। ठीक है, बट उसने वही डॉक्यूमेंट उसके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में रखा रहता तो सारे लोग उसे एक्सेस कर पाते क्या? नो। नहीं। तो यही रीजंस होते हैं कि हमारे ये जो वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं ये इसी तरीके से हमें यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं कि हम लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं, ओके। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो यूजुअली वर्चुअल नेटवर्क पे क्रिएट करी जाती है। अभी देखो समझ लेते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट्स में, अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर अपने जो कंपनीज होते हैं उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज करा जाता है। सो वी कैन से वेयर डू वी यूज यूनिक्स ओएस in our organizations
और इट्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी पहली चीज समझ लो। समझो मेरे टीम में 20 लोग हैं। ओके, ये 20 लोगों में से 10 है डेवलपर्स, 5 है टेस्टर्स, समझ लो 2 है टीम लीड, एक डेवलपमेंट एक टेस्टिंग, एक है स्क्रम मास्टर, एक है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, और एक है समझ लेते हैं डीबी। अभी अपने जो डेवलपर्स है इनका काम क्या होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट आए एनालिसिस करे, उसके बाद डिजाइन करे, देन डेवलपमेंट करे, देन बिल्ड बनते ही यूनिट टेस्ट्स करें। उसके बाद हम टेस्टर्स, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी रिक्वायरमेंट्स आती है तो हम लोग टेस्टर्स बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं। ओके, डिफेक्ट रिपोर्ट्स हम मेंटेन करते हैं। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर रहोगे तो आप फ्रेमवर्क वगैरह भी डेवलप करते हो। देन अपने टीम लीड्स, इनका क्या काम है कि कौन से रिसोर्स को क्या टास्क देना है, उसका क्या एस्टिमेशन है, कौन से टाइम पीरियड तक ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे डिसीजंस अपने टीम लीड लेते हैं। सो वी कैन से रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद अपना स्क्रम मास्टर, ये स्क्रम मास्टर का क्या काम होता है कि समझ लो ये स्प्रिंट में कितने यूजर स्टोरीज लेने हैं, पिछले स्प्रिंट में से कुछ बाकी हो, कुछ डिफर डिफेक्ट्स वगैरह हो, तो वो इस स्प्रिंट में कैसे इंक्लूड करने हैं वगैरह वगैरह डिसीजंस ये लेगा। सो वी कैन से स्प्रिंट फॉर्मेशन। उसके बाद प्रोडक्ट ओनर, ये प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा कि क्लाइंट से नई नई रिक्वायरमेंट्स लाना, ओके, उस हिसाब से उसे सर्विस प्रोवाइड करना, चेंज रिक्वेस्ट वगैरह रहे तो वो लेकर आना वगैरह। सो हियर व्हाट वी कैन से इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उसके बाद अपना ये डीबी यानी कि अपना डेटाबेस एडमिन, इसका क्या काम होता है कि समझ लो अपने डेटाबेस में कितने टेबल्स है, कितने टेबल में क्या कॉलम्स रहने चाहिए, हर कॉलम की क्या कंस्ट्रेंट्स रहनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये डिसीजन ये लेगा। सो वी कैन से डेटाबेस रिलेटेड। ओके, देखना ये जो हमारे टीम में 20 लोग हैं, ऐसे नेसेसरी नहीं होता कि 20 के 20 सेम जॉब प्रोफाइल के, सब लोग अलग अलग होते हैं, सब लोग अपने अपने एफर्ट्स इसमें देते रहते हैं। जब एट द एंड ऑफ द डे हम ये 20 लोगों का एफर्ट कंबाइन करते हैं, तब कहीं पे जाके हम अपना प्रोजेक्ट डिलीवरी दे सकते हैं। ओके, अभी मुझे बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 20 लोग हैं वो एक ही कंप्यूटर यूज करते रहेंगे या फिर सबके पास अपना अपना कंप्यूटर रहेगा? सेपरेट डिफरेंट, सिस्टम रहेगा। सेपरेट सबके पास अपना अपना रहेगा। सबके पास अपना अपना होता है। फिर ऐसे सिचुएशन में हम सारा डेटा कंबाइन कैसे करें? ओके, हम ये प्रोजेक्ट रिलेटेड जितने भी अपने पास अभी तक डॉक्यूमेंट्स बने हैं ये हम लोग कोलेक्ट कैसे करें? तो उसके लिए हम लोग सर्वर यूज करते हैं। ओके, सर्वर इज अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइज स्टोरेज मशीन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा देते हैं। ओके, इसके क्या रीजंस होते हैं? समझ लो फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोडक्ट ओनर ने क्या किया कि एक रिक्वायरमेंट लेकर आया। ओके, वो रिक्वायरमेंट फिर जिस दिन आई उसने हमारे साथ डिस्कस करी और उसके बाद वो 10 दिन की छुट्टी पे चला गया। फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दिन वो आने तक वेट करना पड़ेगा एंड इट में इम्पैक्ट फॉर श्योर विद आवर डिलीवरी। ओके, कभी कभी ऐसे भी होता है कि अपने टीम में कुछ लोग ऑफशोर होते हैं, कुछ लोग ऑन साइड होते हैं, फिर ऐसे सिचुएशन में अपने वर्किंग आवर डिफरेंट होते हैं। ओके, अभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट की उनसे जरूरत है या फिर उन्हें हमारे से कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में डिपेंडेंसी मेंटेन होगी। ओके, अभी आज के डेट में हम अगर कंसिडर करें तो देखना सारे लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, कौन कहाँ से किस जगह से काम नोज अबाउट इट। फिर ये तो हम डिलीवरी पे इम्पैक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो उस वजह से यूजुअली सर्वर्स यूज करे जाते हैं। ओके, जहाँ पे फिर हम प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा का सारा डेटा स्टोर करेंगे। किसी को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत आन पड़ी तो उसको उसको मांगते बैठने के वजह हम सीधा क्या कर सकते हैं, उस सर्वर पे लॉग इन कर सकते हैं और वहां से वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना जो डिपेंडेंसी होती है वो एकदम से जीरो हो जाती है, जैसे कुछ इस तरीके से। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? और ठीक
देखना कुछ इस तरीके से, ओके। कि ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, दीज आर द क्लाइंट्स, मतलब जहाँ पे आप डे टू डे लाइफ में आपका काम करते हो, ओके। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा डेटा है ये सारा इस सर्वर पे स्टोर कर देते हैं, या फिर सर्वर पे का ऑलरेडी स्टोर डेटा भी अगर आपको देखना है तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। अबे यूजुअली ये जो सर्वर मशीन्स होते हैं, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स यूज किया जाता है। यूनिक्स क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हम लोगों ने अभी जो एडवांटेजेस इसके देखे उस रीजन की वजह से। अभी बहुत बार ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि हमें क्या करना है, टीम के ये 20 लोग जो है, 20 लोगों को एक फाइल, ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अपना जो यूनिक्स है वो मल्टीपल यूजर लॉगिन अलाउ कर रहा है। उसके बाद अभी हम प्रोजेक्ट का पूरा डेटा वहां पे स्टोर कर रहे हैं, मतलब वो डेटा सिक्योर रहने की जरूरत है, तो अपना जो यूनिक्स है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अभी 20 लोग वो मशीन एक ही टाइम पे पुल कर रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि वो मशीन का जो डेटा है वो लोड होने में टाइम ले, या फिर फाइल से सही तरीके से लोड ना हो, मतलब उसमें परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं। बट अपना जो यूनिक्स है उसमें तो कोई परफॉर्मेंस इश्यूज है ही नहीं, वो हाई परफॉर्मेंस में है और लो इन मेंटेनेंस है। तो ये सारे रीजंस के वजह से वो जो सर्वर्स होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स यूज किया जाता है। अभी आपको सर्वर पे कोई फाइल देखनी है, कोई फोल्डर देखना है, तो आपको कमांड्स आने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूजुअली ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे होते हैं, समझे? यस We can say to manage the data stored on server machines, as servers usually have Unix OS, ओके। अभी दूसरी चीज ऐसे हो सकती है कि टू एक्सेस और एनालाइज लॉग फाइल, ऐसे हम कहते हैं इसे, ठीक है। बट ये लॉग फाइल्स क्या होता है, इसमें क्या एक्सेस करना होता है, क्या एनालिसिस पार्ट होता है, ये एकदम आखिरी वाले सेशन में देखेंगे। अभी के लिए पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसा है, चलता कैसा है, वो चीज समझ लो। ये बाकी चीजें फिर एकदम छोटी छोटी है, 5-10 मिनट के टॉपिक है, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसे? मैम वो स्टार्टिंग में एक लाइन यूज किया था ना आपने, डज नॉट प्रोवाइड एनी जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जैसे विंडोज में हम डी ड्राइव में जाते हैं, डी सी ड्राइव जो चाहिए वो तो उसका मीनिंग एक बार बताओ ना। अभी देखो, हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट जैसे विंडो होती है, अपने पास ये क्लिक ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे आप ये आइकन्स जो अभी देख पा रहे हो ना, वो आइकन्स आप वहां पे नहीं देख सकते। ये जो होता है इसे हम कहते हैं जीयूआई, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये अगर मतलब समझो आपको, पिक्चर्स या फिर टेक्स्ट वगैरह ऐसा कुछ हाँ हाँ, फॉन्ट्स दिखते हैं, तो उधर कैसे करेक्ट। दिखेगा फिर? उधर फिर आपको सिर्फ ये ब्लैक विंडो ही दिखेगी, ऐसी विंडो दिखेगी। अगर समझो आपको देखना है कि इस फोल्डर में क्या डेटा है, माई या फिर ये फाइल। MySQL वगैरह का। माई जैसे। MySQL इज डिफरेंट, MySQL आपका डेटाबेस है, ओके। यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे अगर आपको फोल्डर्स वगैरह वगैरह क्या जो कुछ भी देखना हो यहाँ पे, तो हमें कमांड्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैडम आपको ऐसा क्लिक है की क्या ऑप्शन नहीं कि मिलता। मैम मतलब डायरेक्टली क्लिक माई में नहीं, डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते, उसके लिए कमांड लिख के क्लिक करना हाँ, पड़ेगा। कमांड ही लिखना मैडम पड़ेगा, करेक्ट, ओके। हाँ। क्या? माई एसक्यूएल में अपन डेटाबेस से डेटा फेच करते और हाँ हाँ, यूनिक्स में अपन विंडोज से डेटा फेच करते विद द हेल्प ऑफ कमांड ऐसा। विंडोज नहीं, यूनिक्स इज ऑल ऑपरेटिंग टुगेदर, सिस्टम हाँ ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम। करेक्ट करेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, मैम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी यूनिक्स का ही पार्ट है ना? हाँ हाँ, बताती हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे कि आप लोगों ने और भी सुने होंगे, जैसे लिनक्स किसी ने कहा था स्टार्टिंग में। देन अपने पास रेड हैट एक होता है, उबंटू एक होता है, और फेडोरा एक होता है, ठीक है। इवन अपना जो मैक होता है ना, वो भी इसी का पार्ट हम कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इन्हें हम कहते हैं सबसेट्स ऑफ यूनिक्स, ओके। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इनको सबसेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास यूआई भी अवेलेबल है, इनके पास सीएलआई भी अवेलेबल है, ओके।
अगर आप चाहो तो आपके क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करके आपका काम कर लो, अगर आप चाहो तो आप कमांड लिख के भी आपका काम कर सकते हो। तो उस वजह से हम इन्हें सबसेट्स ऑफ यूनिक्स कहते हैं। बट अपना जो यूनिक्स है वो प्योरली कमांड बेस पे चल रहा है, ठीक है। और एक बार आप लोगों ने यूनिक्स के कमांड्स पढ़ लिए तो आप दुनिया भर के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम इजीली एक्सेस कर सकते हो, बेसिक बेसिक मैनेजमेंट तो कर ही सकते हो। अभी देखो हम जब यूनिक्स में काम करते हैं तो आपको एक टर्म याद रखने की जरूरत है, जो हमारे फोल्डर्स हम कहते हैं, ठीक है, उसे यूनिक्स में डायरेक्टरी कहा जाता है। ओके, और जो हमारे फाइल्स है इसे हम फाइल ही कहते हैं, इसके लिए कोई अलग टर्म नहीं है, बस फोल्डर्स को हम लोग डायरेक्टरीज कहते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो यूनिक्स है वो कमांड लाइन बेस्ड है, म्हणजे जो भी आपको करना है वो कमांड से लिखने हैं। तो वो कमांड्स राइट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक विंडो की जरूरत होगी, तो उसे कहा जाता है टर्मिनल विंडो। सो वी कैन से विंडो वेयर वी राइट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स, इसे कहते हैं टर्मिनल विंडो, ठीक है। अब जैसे कि हमने डिस्कस करा कि अपना ये जो सर्वर है ये तो कोई फिजिकल कंप्यूटर है नहीं, ओके। इसका जो भी डेटा देखना होगा वो तो हमें अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप्स यूज करके इसे फेच करके देखना पड़ेगा। तो ये डेटा फेच कैसे करा जाए, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसे कहा जाता है पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो वी कैन से टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन लोकल, यानी कि आपका जो विंडोज 10 मशीन है, ओके, एंड सर्वर विच इज योर यूनिक्स ओएस, ओके, इसे कहा जाता है पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन चलता कैसे है, दिखता कैसे है, कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है, ये भी एकदम लास्ट सेशन में ही देखेंगे, ओके। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसा है, वर्क किस तरीके से करता है, वगैरह वगैरह, ओके। तो क्या करेंगे, एक वर्चुअल यूनिक्स ओएस रेडी कर लेते हैं, जिस हिसाब से फिर हम ये डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो वी कैन से टू क्रिएट ए वर्चुअल यूनिक्स ओएस, आपको एक वेबसाइट लिख के दे देती हूँ, https://app, ओके। इसे क्या करना है, आपके क्रोम में ले जाके लॉन्च कर लो, ठीक है। और ये लॉन्च होते ही क्या करो कि आपका जो है पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो यूज करके यहाँ पे अकाउंट जनरेट कर लो। देखना मेरा अभी लॉग्ड इन है तो कुछ इस तरीके से बता रहा है, बट मैं आपको एक बार साइन आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। आप जब वो वेबसाइट लॉन्च करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ देखना साइन अप करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो और आई एग्री टर्म्स एंड सर्विस करके जो भी आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस जो भी यूज करते हो उस हिसाब से यहाँ पे एक अकाउंट जनरेट कर लो। अभी मैं साइन इन करके नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। अभी देखना साइन इन होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट करके टैब है, ओके, यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। फिर यहाँ इस तरह की विंडो आ जाती है, करो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम प्रोवाइड करना है वो कर सकते हो। समझ लो आपके बैच क्या करते हैं, कैथरीन 26 फीट सी, ओके। यहाँ करो क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट होते ही कुछ इस तरीके की विंडो आती है, यहाँ तुरंत के तुरंत करना है स्टार्ट प्रोजेक्ट, ओके। स्टार्ट प्रोजेक्ट करना अगर भूल गए तो ये फिर लोडिंग ये बताएगा और आपको लगेगा कि ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तो तुरंत आते ही स्टार्ट प्रोजेक्ट कर लो। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, 10-20 सेकेंड वगैरह, उतना होल्ड कर लो। अभी देखना मतलब एक सर्वर भी रेडी है, और बट ये सर्वर अभी एम्प्टी है, ओके। अभी एम्प्टी पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो कुछ भी आउटपुट तो आने वाला है नहीं। तो उस वजह से क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद इसमें थोड़ा सा डेटा ऐड करना है, ओके।
कुछ भी फाइल्स ऐड कर दो, थोड़े से txt फाइल्स ऐड कर दो, फाइल फोल्डर्स ऐड कर दो, और आपकी डॉक फाइल, वर्ड फाइल्स कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर जो भी फाइल फोल्डर्स आप ऐड कर रहे हो वो एम्प्टी नहीं रहने चाहिए, इतना ही बस ध्यान रखना है। ओके, अभी अपलोड किस तरीके से करें, देखना यहाँ अपलोड बटन दिया गया है, क्लिक करो तो ये अपने पीसी पे ब्राउज करने का ऑप्शन दे देता है। जिस भी लोकेशन पे आपके फाइल्स है यहाँ से फिर आप ट्रैवल कर लो। समझ लो मुझे अभी ये नोटपैड वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, ओपन करूंगी, तो देखना अपने आप अपलोड हो जाता है। यही सेम चीज मुझे अगर फोल्डर करने, समझ लो ये बी, तो मैं क्या करूंगी, इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगी, पर ये अपलोड होने की जगह अंदर चला गया। अभी मैं फोल्डर कैसे अपलोड करूं, तो फोल्डर अपलोड करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज यू हैव टू ड्रैग इट, यू हैव टू ड्रॉप इट हियर, ठीक है। फिर वो क्या कर लेता है, अपने जो फाइल्स है, अपने जो फोल्डर्स है वो इसमें क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से बस दो चीज ध्यान रखो कि जो भी फाइल फोल्डर्स आप अपलोड करते हो वो एम्प्टी नहीं रहने चाहिए, और जो भी फोल्डर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से ही अपलोड होते हैं। फिर यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन कर लो, ड्रैग करो, ड्रॉप कर दो, वो ठीक अंदर है। गया, वो क्या समझा नहीं को अभी जो आप फोल्डर्स बोला जब ना। हम अपलोड करते हैं तो हाँ फोल्डर्स तुरंत के तुरंत अपलोड नहीं होते। समझो मुझे ये फाइल अपलोड करनी है तो मैं क्या करूंगी, ओपन करूंगी, वो अपलोड हो जाती है। बट यही सेम चीज मुझे फोल्डर अपलोड करना रहेगा, तो मैं इसे क्लिक करके ओपन करूँ तो फोल्डर अपलोड नहीं करता, फोल्डर के अंदर लेके जाता है हमें, हाँ ओके ओके। ठीक है। तो फोल्डर एज अ होल चाहिए तो यू हैव टू ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, ठीक है। अभी एक बार ये अपलोडिंग हो गया तो यहाँ से क्लोज कर लो। मतलब देखना अपने पास अभी आ, हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग रेडी भी कर लिया और उसमें अच्छा खासा डेटा भी है जिस हिसाब से हमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हमें टर्मिनल चाहिए, मतलब जहाँ पे हम ये कमांड्स राइट एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कमांड कैसे लाए, यहाँ देखना एक न्यू करके बटन है, न्यू साइड में एक ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ विंडो है, ओके। इसे बस माउस ओवर करो, ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे से टर्मिनल लेना है, ओके। फिर ये इस तरीके का एक पॉपअप आपको आएगा, ओके। अगर चाहो तो फिर आप ये नाम चेंज कर सकते हो, नहीं चाहो यू कैन लीव इट एज इट इज, फिर करो क्रिएट, ठीक है। तो देखना ये होती है टर्मिनल विंडो जहाँ पे फिर हम अपने कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको क्या करूंगी, आफ्टर सेशन एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगी जिसमें ये क्लियरली सारे स्टेप्स एक एक करके मेंशन किए हुए हैं, तो वो फॉलो करके आप लोग ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। बट फिर भी समझ लो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आप बस स्नैपशॉट भेज दो, मैं आपको सही तरीके से गाइड कर दूंगी, ठीक है। वैसे होना तो नहीं चाहिए बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, कुछ अगर फिर भी आता है तो आई कैन गाइड यू, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? हाँ, नो नो। मैम जो ये आपने बताया कोकाल, हम्म, जो ये हम्म, कमांड CLI है क्या, कमांड लाइन इंटरफेस यूनिक्स का? हाँ कमांड लाइन इंटरफेस है, करेक्ट। ओके ओके, इस गुड। पे हम सारे कमांड्स सीख सकते हैं, ठीक है। और आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो आपने लिंक दी है वो क्या है ना? हाँ, जो लिंक दी है और अभी जो प्रोसीजर आपको बताया, आपको फिर वहाँ पे लॉगिन करना है और आपका एक अकाउंट जनरेट करना है, वहाँ से एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें डेटा ऐड करना है, फिर टर्मिनल बनाना है, फिर आप कमांड्स लिख सकते हो उधर। मतलब मैम मतलब डायरेक्टली वो यूएक्स यूनिक्स का ओएस इंस्टॉल करने के बावजूद आपने ऐसा हाँ बताया कि हाँ हाँ, करेक्ट। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना इज अ बिगर टास्क, राइट। और ऐसे भी हो सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग ओएस में फिर कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो उस वजह से वो हम वर्चुअल नेटवर्क पे कर लेंगे, अपना काम चल जाएगा उधर से। ओके। बट वो जो एक्चुअल ओएस जो रहती है तो हम्म, उधर सेव तो हमने अभी जैसे फोल्डर सेव किया, फाइल सेव किया, तो हम्म, वैसे ही यूजिंग पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन वो सेव किया जाता है हाँ क्या? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। ये लास्ट में देखते हैं कि पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में कैसे अच्छा, चलाना है। और उधर ही उसको मतलब मिलाने के लिए या फिर उसको क्लिक करने के लिए हम कमांड उधर ही लिखेंगे हाँ ओएस पे? हाँ, करेक्ट, Okay. ठीक है।
अभी देखो बाकी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो जब भी हम टर्मिनल ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें सिंबल दिखता है। तो ये सिंबल क्या है वो समझ लो पहले। समझ लो ये मेरा एक विंडोज 10 मशीन है। इसको मैं जब भी लॉगिन करती हूँ या फिर जब भी उसे यूज कर रही हूँ तो ये एरो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ये एरो के हिसाब से मैं क्या करना चाहूँ, समझ लो मुझे कहीं क्लिक करना है, कहीं कुछ अपलोड करना है, कुछ भी करना है, तो सब कुछ ये एरो के साथ में ही हम लोग कर रहे होते हैं। बट समझ लो लैपटॉप हैंग हो गया, तो वो सिचुएशन में एरो दिखता है क्या हमें? दिखता है पर मूव नहीं होता वो। और वहां पे एक सर्कल काइंड ऑफ बन जाता है, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इट मीन्स अपना जो मशीन है वो कुछ दूसरे ऑपरेशंस करने में बिजी है, उस वजह से वो हैंग हो चुका है। ओके, तो वैसा ही सेम चीज अपने यूनिक्स में भी होता है। अभी यूनिक्स में एरो दिखा के तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि हमें हमारे पास क्लिक ही नहीं है, तो एरो लेके तो क्या करेंगे। ओके, तो उस वजह से यहाँ पे ये डॉलर दिखाई देता है। ओके, ये डॉलर अपने आप आ जाता है, इसे हमें लिखने की कभी भी जरूरत नहीं रहती। और जो भी कमांड्स आपको लिखने हैं वो हमेशा ये डॉलर के आगे ही लिखने पड़ते हैं। ओके, कहीं पे भी कुछ भी कमांड लिख दो तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं रहता, अनलेस एंड अनटिल आप लोग ये जो कमांड्स है वो ये डॉलर के आगे लिख रहे हो। तो ये जो डॉलर साइन है हम इसे कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स ए न्यू कमांड लाइन इज ओपन टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ओके, तो आपको जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो आप ये डॉलर साइन के आगे लिख सकते हो। और जब तक ये डॉलर नहीं दिखाई देता तब तक आप कोई भी कमांड राइट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये डॉलर साइन बैक नहीं आ जाता। उसके बाद ये डॉलर साइन के पीछे और एक सिंबल दिया गया है, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, समझ लो आपका एक लैपटॉप है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, ठीक है। और इसके जब भी आप उसे लॉन्च करते हो, जब भी आप उसे ओपन करते हो, तो सबसे पहला स्क्रीन आपको कौन सा दिखता है? दैट इज योर डेस्कटॉप, ठीक है। तो वैसा ही अपना जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब भी आप इसे ओपन करते हो तो सबसे पहला जो डिफॉल्ट लोकेशन रहता है दैट इज योर होम डायरेक्टरी, हम उसे कहते हैं। ये होम डायरेक्टरी का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है यूजिंग दिस ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं टिल्ड ऑपरेटर। ओके, तो ये आपको क्या बताना चाहता है कि करंटली आप लोग आपके डिफॉल्ट लोकेशन पे हो, यानी कि आप करंटली आपके होम डायरेक्टरी पे प्रेजेंट हो। सो वी कैन से represents we are currently on default location, okay, that is your home directory। समझे यहाँ तक? अभी देखो पहली कमांड देखते हैं विच इज ls। अभी ये जो ls होता है इसे हम कहते हैं लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अभी ये क्या करता है कि लोकेशन पे कितने फाइल्स है, कितने फोल्डर्स है, करने का काम अपना ls कमांड करती है। ओके, अभी मुझे कि अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन है, मतलब करंटली हम कहाँ पे प्रेजेंट है? होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी, ओके। तो करंट फील्ड ऑपरेटर। सिचुएशन में अगर हम ls करें तो वो क्या करेगा कि होम डायरेक्टरी में आपके पास जितने भी फाइल्स रहेंगे, जितने भी फोल्डर्स रहेंगे, वो सारों के नाम वो लिस्ट करके दे देगा। देखना कुछ इस तरीके से, समझ लो यहाँ आते हैं, ls करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखना उसने अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कितने फाइल्स है, कितने फोल्डर्स है, ये सारे नाम लिस्ट करके दे दिए। अभी इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि फाइल्स कौन से और फोल्डर्स यानी कि डायरेक्टरीज कौन से? जो ब्लू कलर में है वो फोल्डर्स है। ओके, एनी अदर आइडेंटिफिकेशन?
एक्सटेंशन दिया है ना मैम सामने फोल्डर का Okay. टाइम डॉट टीएक्सटी मतलब वो pipes डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट करके फाइल्स का Okay. तो जो भी नामों के आगे कुछ भी एक्सटेंशन रहेगा, जैसे डॉट टीएक्सटी है, डॉट टर्म है, डॉट पीडीएफ है, डॉट डॉक्स है, तो ये सारे अपने फाइल्स होते हैं। और जिन नामों के आगे कुछ भी एक्सटेंशन नहीं है, ये सारे के सारे अपने डायरेक्टरीज होते हैं। So here what we can say is names having dot extension are all files and names which do not have any extension are all directories. Okay, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसे? नहीं? नो मैम। ठीक है, अभी देखना ये जो यूनिक्स के कमांड्स होते हैं ये सारे के सारे केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर समझ लो आपको याद है ls कमांड तो है, ठीक है, बट उसको लिखते कैसे वो याद नहीं। आपने क्या किया, कैपिटल एल लिखा, स्मॉल एस लिखा। ओके, देखना स्पेलिंग तो सही है, कमांड भी वही है, बट अपना प्रोसेसर ये कमांड नहीं रीड कर पाता, वो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। ओके, तो उस वजह से जब भी आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा केयरफुल रह के लिखना कि हम क्या लिख रहे हैं, हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, वरना फिर कमांड आप रन तो करना चाहते हो बट ऐसे होगा कि वो रन ही नहीं होगी। So we can say all Unix commands are case sensitive. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट अपने पास कमांड है दैट इज ls स्पेस -a। बहुतों बार ऐसे भी होता है कि अपनी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, मतलब करंटली हम जिस भी लोकेशन पे प्रेजेंट है वहां पे कुछ फाइल्स फोल्डर्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं। ओके, फिर ऐसे सिचुएशन में वो हिडन डेटा भी हमें देखना हो तो ls कमांड तो हिडन वाला दिखाई नहीं रही। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ls स्पेस -a कमांड। सो वी कैन से टू लिस्ट to include the hidden data in listing of current working directory। यहाँ देखो, जब हम ls करते हैं तो ये क्या करेगा कि अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने फाइल्स है, जितने फोल्डर्स है, ये सारी चीज वो लिस्ट करके दे देता है। बट समझ लो अभी मुझे हिडन डेटा भी देखना है, तो मैं लिखूंगी ls स्पेस -a एंड देन एंटर। देखना ऊपर के कंपैरिजन में नीचे कुछ ज्यादा रिकॉर्ड दिखाई दे रहे क्या? यस, ठीक है, तो ये जो अपने डॉट से शुरू होते हैं ये सारे के सारे हिडन रहते हैं। अगर उन्हें देखना है तो हमें ls स्पेस -a ये कमांड यूज करनी पड़ती है। ls से मैम ये डायरेक्टरी ये फाइल नहीं दिखती। हिडन मतलब फोल्डर के अंदर जितने भी ये है वो सब नहीं, दिखाई देंगे ना मैम? फोल्डर के अंदर नहीं, हम जो हाइड करके रखते हैं। ठीक है, मतलब ओके बैकएंड प्रोसेसेस से वगैरह जो रन होती है तो यूजुअली हमें नहीं दिखाई देती, उन्हें देखना ओके, है जहाँ तो पे कंस्ट्रेंट लगाया रहता है वैसे वाली क्या? हाँ। हम जब भी हम ls करते हैं ना तो किसी भी डायरेक्टरी अंदर का कुछ डेटा हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे ही काम करता है वो। ओके, हिडन मतलब जो दूसरे फोल्डर्स में वगैरह रहता है वो क्या हम जो पर्टिकुलरली हाइड करके रखते हैं वो ही? पर्टिकुलरली हाइड करके रखते हैं वो ही। मतलब मैम हिडन फोल्डर ना, जो अपन हिडन फोल्डर हाँ बनाते हैं। हाँ ओके हाँ ओके 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 हाँ, ओके। ठीक है, और कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? क्लियर? ओ मैम। ओके, अभी देखो नेक्स्ट कमांड दैट इज ls स्पेस -r। देखना आप एसक्यूएल में कुछ इस तरीके से क्वेरी लिखते हो दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम
डिसेंडिंग। इससे क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑर्डर जैसा। में टेबल वो शो करेगा। वो कॉलम वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये करके हमें डिस्प्ले कर देता है। तो वैसे ही जब हमने ls कमांड देखी, अभी तो आप सारे जानते हो कि ls कमांड क्या करती है, लिस्टिंग करती है। बट वो लिस्टिंग भी एक पैटर्न में किया जाता है, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करके पर्टिकुलर लिस्टिंग बनाई जाती है। फिर ये कैसे करेगा? पहले अपने जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने टोटल फोल्डर फाइल्स जो भी है, उसमें से वो पहले चूज करेगा जिनके नाम स्टार्ट होते हैं नंबर्स से, ठीक है। फिर उन्हें वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वो लेगा नेम्स स्टार्टिंग विद कैपिटल्स, ठीक है, उन्हें लेगा असेंडिंग में वो शोकेस करेगा। उसके बाद वो ऐसे फाइल फोल्डर्स लेगा जिनके नाम स्टार्ट होते हैं स्मॉल लेटर्स से, उन्हें फिर से वो असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। तो इस पैटर्न में यूजुअली ls कमांड जो है वो लिस्टिंग कर रही होती है। बट समझ लो अभी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, असेंडिंग पैटर्न मुझे नहीं चाहिए और मुझे उसे रिवर्स करना है। तो मैं कमांड लिखूंगी ls स्पेस -r। ये कमांड लिखते ही क्या होगा, पहले वो लेगा नेम्स विच आर स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स और उसे फिर वो डिसेंडिंग में लिख देता है। उसके बाद वो लेगा नेम्स स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर्स, उसे फिर से वो डिसेंडिंग में सॉर्ट करता है। उसके बाद वो नेम स्टार्टिंग विद नंबर्स लेगा और उन्हें वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ls स्पेस -r कमांड वर्क होती है। इसे हम कहते हैं रिवर्स लिस्टिंग ऑफ डेटा इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब ls कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो देखना लिस्टिंग किस पैटर्न में हो रहा है। पहले उसने नंबर वाले शुरू किए, जैसे 1 1.docs 1.txt 11 देन 2 देन 2022 वगैरह वगैरह। जब इसके पास नंबर वाले फाइल फोल्डर्स खत्म हो गए तो उसने क्या किया, कैपिटल वाले पिकअप कर लिए, ठीक है। इन्हें फिर से उसने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर लिया, ओके। एक बार कैपिटल उसके पास खत्म हो गई है एक्स के बाद, तो उसने स्मॉल लेटर्स लेने शुरू कर दिया, डेटा, डेटा वन, फोल्डर, पाइप्स, टेक्स्ट, ओके। अभी यही तरीका मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो मैं कमांड लिखूंगी ls स्पेस -r एंड देन एंटर। तो देखना एकदम से ये जो लिस्टिंग था वो रिवर्स हो गया, जैसे उसने स्मॉल लेटर पहले लिए और उन्हें डिसेंडिंग में दे दिया, ओके। स्मॉल लेटर्स एक बार खत्म तो उसने कैपिटल्स ले लिए, फिर उन्हें डिसेंडिंग में उसने सॉर्ट करने लग गया। उसके बाद एक बार कैपिटल्स खत्म हो गए तो उसने नंबर वाले फाइल फोल्डर्स ले लिए और उन्हें फिर से डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, समझे? क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी? मैम वहाँ पे वो क्लियर कैसे करती है स्क्रीन को? Ctrl+L प्रेस करना होता है। ओके। ठीक है, मैम वो डेटा ओनली शो करता है, यूज भी कर सकते हैं? सॉरी, शो होती है, यूज भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये देखो, अपना जो विंडोज 10 कर सकता है वो सारी चीज अपना यूनिक्स भी कर सकता है। बस डिफरेंस इतना ही है कि विंडोज 10 में हम क्लिक वगैरह करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पर यूनिक्स में यही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड यूज करने पड़ते हैं। बस इतनी ही डिफरेंस है, बट बाकी सारी चीजें तो एकदम सही तरीके से चलती है। मैम बट वो इंटरव्यू थोड़ा में मतलब वो इतना इजी है, विंडोज में डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, फिर ये क्यों करते हैं यूज? अभी यूजुअली कैसे होता है कि हर जो चीज होती है उसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है। देखना, जितना टाइम आपको क्लिक करने के लिए लगता है उससे बहुत ज्यादा कम टाइम आपको टाइप करने के लिए लग रहा होता है। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं। उसके बाद ये सिक्योर होता है, इजीली इसको मतलब कोई हैक नहीं कर मतलब सकता और जो डेटा एडवांटेजेस देखे हमने। हाँ, यस करेक्ट, जो एडवांटेजेस हमने देखे।
तो ये सारे रीजंस की वजह से हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और ये जो यूनिक्स है, हम अभी जितना पढ़ रहे हैं वो 0.1% भी नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। जैसे कि यूनिक्स शेल स्क्रिप्टिंग करके आपने कहीं पे सुना रहेगा वर्ड। ये जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जो सारे अपने जॉब्स होते हैं वो अपन उसमें स्केड्यूल करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, उस वजह से हम इसे यूज करते हैं। ऑलराइट, बट ये जो देखना पर्टिकुलर नेक्स्ट। ऑपरेशन आपने बताया ना, जो क्लिक का, वो तो विंडोज में ही इजी है। इससे मतलब सिर्फ उधर जाके क्लिक करना है, इधर इतना बड़ा कमांड लिख के क्लिक करने के बदले। इसलिए ये मैंने देखो, अगर इंटरव्यूअर इन फ्यूचर आपको अगर सवाल पूछता है कि आपको ये कमांड आती है क्या, सो आई थिंक बेनिफिशियल वुड बी यू आंसरिंग द कमांड रादर देन सेइंग कि विंडोज में ये ज्यादा इजी है। ओके, यस 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 ओके। क्योंकि ये अभी इट इज द नीड ऑफ इंडस्ट्री और इट इज अ नीड ऑफ योर टाइम, सो वी कैन नॉट से लाइक हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। इवन ऐसे भी चीज है कि मैनुअल से ज्यादा आपको ऑटोमेट, मतलब मैनुअल इजी है ऑटोमेशन से भी। ऑटोमेशन में बहुत सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, बट ऑटोमेशन ज्यादा यूज हो रहा है, राइट। जो भी ओपनिंग्स है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, उसमें ऑटोमेशन के लिए ज्यादा स्कोप है रादर देन ओनली द मैनुअल टेस्टर्स, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। फिर ये इजी रहे डिफिकल्ट रहे, वी कैन नॉट काउंटर दैट। मैम हम यस क्लियर भी ओके। यूज कर सकते हैं ना उसमें, हाँ, कंट्रोल क्लियर भी कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल एल की जगह पे क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड व्हाट वी हैव इज द पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी यानी कि होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करती है कि हम करेंटली कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है या फिर अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वो ये पीडब्ल्यूडी कमांड से पता पड़ सकती है। अभी बताओ कि अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। सीडी यूज करेंगे। टिल्ड वाला सिंबल था। करेक्ट, विच इज योर होम डायरेक्टरी। ओके, तो ये जो होम हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है वो जानना रहेगा, तो हम पीडब्ल्यूडी कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी एंड देन एंटर। तो देखना हमें इस तरीके से इसकी डिटेल्स पता चलते हैं कि हम करेंटली किस लोकेशन पे। अभी यूजुअली कैसे होता है कि ये डॉलर साइन के पीछे जो भी चीज है, ओके, वो हमेशा अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ही बताता रहता है, ठीक है। समझ लो आज को आप होम पे हो, बट कल आप जब डायरेक्टरीज चेंज करना सीखोगे तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज में भी मूव कर सकते हैं, और उस हिसाब से करंटली हम जिस भी लोकेशन पे रहे, जिस भी डायरेक्टरी में प्रेजेंट रहे, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये डॉलर साइन के पीछे हमें दिखाई पड़ती है। तो आप लोग पीडब्ल्यूडी नहीं करना चाहते, यू कैन लीव इट। हम ये डॉलर साइन के पीछे देख सकते हैं कि हम करंटली कहाँ पे अवेलेबल है। बट समझ लो अगर आपको पाथ प्रिंट करके चाहिए तो पीडब्ल्यूडी कमांड भी यूज करी जा सकती है, ठीक है। यस क्लियर यहाँ तक। मैम। तो करंटली हम होम डायरेक्टरी पे ही है, तो उसने हम्म, ओपन करो एक। हाँ, तो उधर होम और यूजर, इसका मीनिंग ही वही है क्या, टिल्ड? हाँ, ओके। अभी देखना, जब भी फॉर एग्जांपल मैं सीएमडी में चली जाऊँ, वो मुझे दिखाता है कि सी ड्राइव यूजर्स और फिर श्रावणी, बिकॉज आई एम द यूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंप्यूटर, ठीक है। तो उस वजह से वो मेरा आईडी दिखाएगा। तो वैसे ही सेम जब आपका सर्वर को लॉगिन करने के लिए आप आपकी यूजर क्रेडेंशियल्स यूज करोगे, ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप उस सर्वर के ओनर रहोगे, ठीक है। तो उस वजह से समझ लो आपने अगर सर्वर लॉन्च किया तो यहाँ पे वो आपका नाम बताएगा, इस तरीके से। समझ लो मैंने मेरे मशीन पे उसी टाइम पे यही सर्वर पे लॉगिन किया रहेगा, तो मेरे जगह पे वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमें पता रहना चाहिए, राइट, कि कौन यहाँ पे लॉगिन करके बैठा हुआ है, समझे। यस मैम। यहाँ तक कोई सवाल है आज जितना उसमें, ठीक है। नो मैम। अभी देखो, यूनिक्स के अपने और 3 लेक्चर्स रहेंगे, और हमें कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग जितना हमारा आज होता है वो आज के दिन में ही कंसिडर मतलब कवर अप कर लो, आपके एंड पे उसे एग्जीक्यूट करके देखो। क्योंकि रीजन ऐसा है, ये एकदम नया टर्म होता है, तो थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि
आज समझ में आ रहा है बट कल के लिए भूल जा रहे हो। ओके, तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो तो आपको नए नए डाउट्स भी क्रिएट होंगे और फिर मैं आपको वो सॉल्व करने में हेल्प भी कर सकती हूँ। और आज के जो कमांड्स है उस पर कल का डिपेंडेंट होता है, कल के जो होते हैं कल के ऊपर फिर परसों का डिपेंडेंट होता है। तो उस वजह से आज के इसमें कुछ डाउट है तो कल का समझने में दिक्कत आएगी। उस वजह से रोज का रोज एग्जीक्यूट करो, बस एक 10-15 मिनट की बात है और 2-3 दिन की बात है, रोज के लिए तो कुछ है नहीं, तो उतना एग्जीक्यूट कर लो। कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं तुरंत गाइड कर सकती हूँ। ठीक है मैम, एज अ टेस्टर हम यूनिक्स कब यूज करते हैं? वही तो मैंने कहा कि ये सर्वर पे कुछ डेटा अगर आपको देखना है तो वो सिचुएशन में हमें यूनिक्स लगता है। एंड दूसरी एक चीज़ होती है एक्सेस और एनालाइज लॉग फाइल्स, ये हम आखिरी में आपको समझा दूंगी कि ये क्या होता है। अभी के लिए अगर मतलब हमें सर्वर सर्वर का के डेटा देखना है, रिलेटेड कोई मतलब टेस्ट केसेस होंगे तब हम यूज करेंगे क्या? ये देखो मैंने पहले ही कहा कि ये जो यूनिक्स है इट इज नॉट रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल। हम टेस्टर्स है उसीलिए हम यूनिक्स यूज करते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ठीक है, सर्वर ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम है जिसमें हम प्रोजेक्ट का पूरा डेटा स्टोर करते हैं। अभी समझ लो इन फ्यूचर स्नेहा आपको ऐसे रिक्वायरमेंट आई कि आपको क्या देखना है, समझ लो मैं और आप टीममेट्स हो। ठीक है, मैंने लास्ट स्प्रिंट में एक टेस्ट केस लिखी थी और आपको उसे रेफर करना है। ठीक है, और मैं मेरा टेस्ट केस सर्वर हो, इसीलिए आपको ये करना पड़ हमारे पास आ सकते हैं। ओके, मींस रेयर केस में हम यूज करते हैं। रेयर केस नहीं, रोज यूज करते हैं। अभी मेरा मतलब मेरा जो जॉब है उसमें दिन का 8 घंटा हम काम करते हैं, उसमें से 6 घंटा हम बस ये कमांड से लिखते होते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर जॉब प्रोफाइल, बट आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। आई विल सजेस्ट, बट अगेन इट इज अप टू यू कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। वो जो होम डायरेक्टर उधर थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब थोड़ा खिचड़ी हो रही है हाँ इसमें। क्या, मुझे बताओ। तो वो थोड़ा मतलब जो आपने होम डायरेक्टरी खोली है ना यूनिक्स पे, हम्म, उस पे थोड़ा ऐसा सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं है, जैसा कुछ ऐसा खिचड़ी टाइप, मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे कि मुझे विंडोज हाँ में किसी शॉर्टकट होता है, हम्म। डायरेक्टरी शूटर होती है, तो उसी में समझ में आता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ये चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अभी ये पहली ही बार है जब आपने यूनिक्स ओएस देखा है, उसे सीख रहे हो, तो उस वजह से ऐसे होता है। ठीक है, एक दो बार कमांड से रन करोगे या फिर आज जितना कंफ्यूजिंग लग रहा है उतना शायद कल ना लगे, क्योंकि कल आप दूसरी बार देख रहे होगे। ठीक है, तो उसी वजह से कहा कि जितना हम आज कर रहे हैं उतना आज के आज आप एग्जीक्यूट करके देखो। मैम कभी कभी जो सर्वर्स है ना, मुझे मतलब हम्म, किसी का तो वो उसमें यूनिक्स रहता ही है, ऐसा नहीं। कभी कभी सर्वर्स में विंडोज यूज करते हैं, विंडोज ऐसा यूज भी रहता है करते ना। हैं, ऐसे भी रहता है, करेक्ट। हाँ, तो हम ईयरली लैन में कनेक्टेड लैन के थ्रू उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, एज यूजुअल जैसा हमारे पीसी एक्सेस करते हैं वैसा। हाँ, लैन्स के थ्रू बोलने से अच्छा हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर सर्वर में यूनिक्स इंस्टॉल है ओएस तो हमें ऐसे कमांड लिखने पड़ेंगे उसको ओपन करने के लिए। हाँ, करेक्ट। मैम, ओनली हिडन फाइल्स देखने के लिए कौन सी कमांड है? ओनली हिडन फाइल्स नहीं देख सकते, इसे आप हिडन एज वेल एज विजिबल ये दोनों देख सकते हो एक ही साथ में। ओके। इसमें अपने को केवल बेसिक्स कमांड से देखनी है ना, सर्वर हाँ, रिलेटेड नहीं देखना है कि सर्वर डाउन हुआ है, सर्वर नहीं स्लो नहीं चल रहा है, उस नहीं टाइप का नहीं, टॉप्स कमांड्स या ट्रेसूट्स वगैरह नहीं देखना है ना। वो चीज हमें नहीं देखनी, हमें सिर्फ क्या देखना है, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट फोल्डर है यस तो डिलीट कैसे करते हैं। समझ लो एक यस मैम, आधी नेट अपने पास डायरेक्टरीज फोल्डर है उसके वगैरह अंदर जाना है। हाँ डिलीट डायरेक्टरीज और देखनी है हमको। हाँ, वही फिर फाइल कैसे क्रिएट करना है, फाइल कैसे मॉडिफाई करना है, फाइल कैसे डिलीट करना है, उसके बाद यस मैम, रीनेम कैसे करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, कट पेस्ट कैसे करना है, दैट्स इट। यस यस, मतलब कल को जाके अगर आपको मतलब प्रोजेक्ट पे बेसिक ऑनबोर्ड नॉलेज हो पता चुके होना हो, चाहिए अपने को, ये हाँ चीज है। करेक्ट, कल को जाके प्रोजेक्ट पे चले गए और उधर आपको सर्वर दे दिया गया तो ऐसे ना हो कि आपको कुछ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन कुछ अलग ही काइंड का रहता है।
तो उस वजह से बेसिक सारी चीजें करके चले जाओ, मतलब कल जाके आपको कुछ काम ना आड़े आपका। ठीक है, चलो देन क्लोज करें। यस। क्वेश्चन था ना ओके प्रोजेक्ट हाँ के लिए। निखिल, वो प्रोजेक्ट जो है ना अपना, तो उसमें अपन जो भी डेटा ऐड करते हैं तो वो देखते कैसे मैम, मतलब वो डेटाबेस में स्टोर होता है, बट सपोज यू आर एडमिन एंड यू वांट टू सी द ऑल डेटा विच इज इंसर्टेड फ्रॉम डैशबोर्ड, तो आप वो कैसे देखोगे मैम? मतलब वो उसके लिए डेटाबेस में जाके क्वेरी फायर करके देखना पड़ता है, या फिर वहाँ पे कोई लिस्ट की बटन या फिर ऑप्शंस रहता है जिससे उस पे क्लिक करने के बाद में पूरे कस्टमर्स का डेटा मतलब देख सकते हो? नहीं ये हम सेम लोग डाउट मैम। डेटाबेस से ही देखते हैं। जब भी फ्रंट एंड से कुछ आप सेव कर रहे हो तो वो बैक एंड में आपके स्टोर हो जाता है। दैट इज व्हाई वी परफॉर्म द बैक एंड टेस्ट, राइट? कि फ्रंट एंड से हम जो भी स्टोर कर रहे हैं वो बैक एंड में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी दूसरा सवाल रहा कि जैसे अपने पास नोट्स टैब था, नोट्स टैब में अगर आप नया कुछ स्टोर कर रहे हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड ग्रिड में तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे भी आपको बैकएंड करना इज नेसेसरी, क्योंकि वो लॉगिन का जो सेशन है तब तक ही वो डेटा स्टोर रह सकता है। समझ लो बैकएंड में स्टोर नहीं हुआ और नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करो तो वो डेटा नहीं दिखता। ठीक है, तो उस अच्छा वजह से मैम, बैकएंड इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स जहाँ पे आप इसे देख पाओ। यस मैम, वही सेम क्वेश्चन मैं एक्चुअली मैंने पूछा था उसको निकिता को, बट वो बैकएंड में जो बोल रहे हैं ना आप टेस्ट करने के लिए, मतलब उधर सेव हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी, राइट मैम? हाँ तो वो क्वेरी हम एसक्यूएल में लिखें तो एसक्यूएल में एसक्यूएल को कैसे समझेगा कि उधर उसमें पहले हम एसक्यूएल में हमने कैसे सीखा है, पहले हमें इंसर्ट करना पड़ता है डाटा और उसको फेच करना है, तो स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे करते हैं। तो उधर वो कनेक्शन रहता है का कुछ, मतलब नोट्स जिधर हम इनपुट दे रहे हैं उसको माइस्क्यूएल का? ओके ठीक है। अभी देखो अगर आप डेटा इंसर्ट करते हो उसके बाद ही आप उसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये आपने पढ़ा। तो आपका ऐसा कहना है कि हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके बाद हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस वजह से वो दिख रहा है। ठीक है, बट जब हम हमारे एप्लीकेशन में इंसर्ट तो लिख ही नहीं रहे तो वो डेटाबेस में कैसे जाएगा? करेक्ट। तो यही तो डेवलपमेंट आपके डेवलपर ने किया है, राइट? वो फिर ये डेवलपमेंट हुआ ऐसे वो, मतलब क्या कह रहा है, स्टैंपिंग कैसे कर रहा है कि डेवलपमेंट हो गया? नहीं, इसके लिए हम वो माइस्क्यूएल का जो एप्लीकेशन है ना वो कनेक्ट रहता है क्या हमारे इसको, जो हाँ हाँ, कोई सीआरएम है कोई भी उसको? एप्लीकेशन रहता है उसको डेटाबेस कनेक्टेड रहता ही है। विदाउट डेटाबेस कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन वर्क नहीं होते। अभी समझ लो फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा आपने टेस्ट केस दिया था ना, उसमें जो लास्ट टेस्ट केस था नोट्स में, हाँ वो पढ़ा था तब मेरे को डाउट आया था कि करेक्ट, वेरीफाई वेदर डेटा इज सेव्ड इन द डेटाबेस। हाँ वो सो तो वैसे ही वर्क होगा ना। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे आ गई। अभी यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं जैसे मोबाइल, मेन, विमेन, किड्स वगैरह। अभी समझ लो मैं मेन में चली गई तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ और भी ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये सारा अपना बैकएंड से ही आता होगा, करेक्ट? उसके बाद समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि यहाँ से ये शूज मुझे अच्छे लग गए, मैंने इसको कार्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, अभी समझ लो यही फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे भी लॉन्च्ड है। तो आपने वहां पे कार्ट दिखा तो वो शूज आपको वो कार्ट में भी दिखता है। ये कहाँ से आता है? ये कहीं पे तो स्टोर करते रहेंगे, वहीं से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? वो समझा मैम, वो स्टोर करता है डेटाबेस में, वो फिर क्लियर है आपका हमें, बट सवाल क्या है फेच मैं वही नहीं समझ फेच पा रही हूँ। फेच करने के लिए वो कैसे करेंगे फेच? वो चेक कैसे करेंगे कि वो सेव हुआ है कि नहीं? तो वो सिलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम वो माइस्क्यूएल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी क्या उसको, ऐसे बोल रहा हाँ हूँ? करेक्ट, वही तो क्वेरी लिखनी पड़ेगी, आपके हाँ, डेटाबेस में जाना पड़ेगा, वहां पे वो क्वेरी लिखना तो पड़ेगा, सेलेक्ट उसके लिए हमारा टेबल जो नेम। माइस्क्यूएल जो है ना वो उसको अटैच रहता है क्या, सीआरएम को अटैच रहता है क्या, ऐसा डाउट था मैं। अरे बाबा, अपने जो डेटाबेसेस होते हैं वो आपके वर्चुअल नेटवर्क पे रहते हैं। मतलब समझ लो कोई डेटाबेस है, वो डेटाबेस के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग्स होते हैं। जैसे वही कनेक्शन स्ट्रिंग आपके कोड में आपका डेवलपर इंटीग्रेट कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन और माइस्क्यूएल में भी जब आप ये कनेक्शन बनाते हो तो आप वही कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करते हो। ठीक है, इट मीन्स जैसे, अभी कैसे बताऊं, समझ लो कोई एप्लीकेशन से आप कुछ भी सेव अपडेट जो भी कर रहे हो वो वही कनेक्शन स्ट्रिंग होने के कारण वही डेटाबेस में ले जाके स्टोर हो रहा है। आप अगेन वही डेटाबेस देख रहे हो। तो
उससे कनेक्टेड ही रहेगा ना, जो भी डेटा है वो बैकएंड में वैसे ही स्टोर हो जाना है। ओके। और कोई क्वेश्चन है? मैम ऑलराइट, चलो देन क्लोज करें आज के लिए। यस मैम।